तो लाइट चैप्टर में हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था, लास्ट क्लास में, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। वी हैव ओनली कंसीडर द टेबल, हमसे टेबल कंसीडर करा था उस केस में, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर की कौन से केसेस होते हैं, उसकी क्या इमेज बनती है। हमने ये देखा था कि पहले ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी से आगे आ रहा है धीरे धीरे, और इमेज फोकस से पीछे बन रही है। फिर एक पॉइंट पे ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाता है, इमेज इंफिनिटी बन जाती है। फिर ऑब्जेक्ट जब फोकस और पोल के बीच में होता है तो इमेज बनती है वर्चुअल, यानी मिरर के बिहाइंड। तो हमने केसेस पढ़ लिए थे, ठीक है। तो अब आज की क्लास में हम ये शुरू करने से पहले तुम इसको ऐसा समझो कि हम राजमा चावल बना रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट चाहिए। इंग्रेडिएंट मतलब जो चीजें मैं हमें राजमा चावल बनाने में हेल्प करेगा। तो अगर हमें इमेज फॉर्मेशन सीखना है कॉनकेव मिरर की, तो इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर की सीखने से पहले हमें कुछ रेज कंसिडर करनी पड़ेगी, जिन रेज को यूज करके हम इमेज फॉर्मेशन सीखेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा ये होता है रेज टू बी कंसिडर्ड। अभी मैं सिर्फ कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूं फॉर इमेज फॉर्मेशन। अभी हमने रे डायग्राम शुरू तो कर दिए हैं, पर हमने इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर की शुरू नहीं की है। कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन करने से पहले हमें कुछ चाहिए, क्या चाहिए कि हम कौन सी रेज यूज करके कॉनकेव मिरर में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रेज टू बी कंसिडर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन, रेज टू बी कंसिडर्ड फॉर इमेज फॉर्मेशन, क्लियर है। शुरू करते हैं फिर अब इसको। ओके, तो रेज कंसिडर कर रहे थे हम, फर्स्ट रे। हम सिर्फ कॉनकेव मिरर की रेज कंसिडर कर रहे हैं, अभी हमने कॉन्वेक्स मिरर की स्टार्टिंग भी नहीं करी, ठीक है ना। तो फर्स्ट रे, टोटल 3 या 4 तरीके की रेज होती है। कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके का बनेगा। तो अभी हम रफली पढ़ रहे हैं, आज हम रफली पढ़ेंगे सारी चीजें। नेक्स्ट लाइट की क्लास में तुम लोगों को पूरा ज्योमेट्री बॉक्स लाना है, जिसके अंदर एक स्केल, पेंसिल, साथ में कंपास होना जरूरी है, ठीक है। समझ आइए बात। शुरू करते हैं पहली रे। रे का नाम क्या है, फर्स्ट रेस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। आयुष अभी आया तो सुनो ध्यान से, हमने लास्ट क्लास में सिर्फ इमेज फॉर्मेशन का टेबल समझा था, कॉनकेव मिरर का कि टेबल कैसे बनता है। हमने देखा था कि ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, फिर इमेज हमारी क्या बन रही थी, फोकस पे। तो धीरे धीरे ऑब्जेक्ट आगे जा रहा था, इमेज फोकस से पीछे जा रही थी। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे आ गया तो इमेज बन गई इन्फिनिटी पे, क्योंकि उल्टे केसेस होते हैं। फिर ऑब्जेक्ट जब फोकस के और आगे गया, मतलब फोकस और पोल के बीच में गया था, तो इमेज वर्चुअल बन जाती थी बिहाइंड द मिरर। तो हमने केसेस पढ़े थे अभी तक, उसको ड्रॉ करना नहीं सीखा। तो मैं नॉर्मल सी बात बता रहा हूँ कि अगर हमें इमेज फॉर्मेशन को ड्रॉ करना सीखना है, तो उससे पहले हमें कुछ रेज सीखनी पड़ेगी जो इमेज फॉर्मेशन में काम आएगी। जैसे तुम राजमा चावल बना रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए, राजमा चावल, और भी वो चीजें होती होंगी, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो तुम पहले वो इकट्ठे करोगे, उसके बाद ही शुरुआत करोगे ना। तो पहले हम रेज इकट्ठी कर लेते हैं कि कौन सी रेज हमें काम आएगी इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ रफली पढ़ रहे हैं ये टॉपिक, ये टॉपिक हम सिर्फ रफली पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड की क्लास में तुम्हें पूरा ज्योमेट्री बॉक्स तुम्हारे पास होना चाहिए, ठीक है। देखो ध्यान से, रेस पैरेलल, पहली रे क्या है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके का बनता था, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस इस तरीके की बनती है, ये पोल होता है। अब रफली तो बना रहे हैं, पर तुम स्केल तुम्हारे पास है, रफली के अंदर भी तुम यहाँ पर एटलीस्ट तो रफली ले लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है। फोकस यहाँ आएगा और यहाँ पर आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो याद रखना, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ कि जो फोकस का डिस्टेंस होता है पोल से, और जो सेंटर का डिस्टेंस होता है पोल से, सेंटर का डिस्टेंस डबल होता है फोकस के डिस्टेंस। ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट होता है फोकस सी और पी के बीच का पॉइंट, ठीक है ना। तो पहली रे कौन सी कंसीडर करनी है, रे को हम दूसरे पेन से डिनोट करते हैं ताकि तुम्हें समझ आ जाए, ये हमारा कॉनकेव मिरर होगा। रफली बनाना है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के एक पैरेलल रे जा रही है, जा रही है। तो रे पे हमेशा एरो बनाना है, एरो ये बताता है कि रे किस डायरेक्शन में जा रही है। अब टकराने के बाद, यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये देखो, ये मैं यहाँ पर थ्योरेटिकली भी बता रहा हूँ क्या क्या होने वाला है, और ग्राफिकली भी नहीं, डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझा रहा हूँ क्या होने वाला है। कि रे अगर पैरेलल जाती है कॉनकेव मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब टकराने के बाद, वो कन्वर्ज कर जाती है किस पे, फोकस पे। आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेस एट एफ। कन्वर्जेस इसलिए बिकॉज ये कन्वर्जिंग मिरर है, पढ़ा था ना हमने। तो एरोस बनाना बहुत जरूरी है, एक एरो तो पक्का होना ही चाहिए, ठीक है। कन्वर्जेस थ्रू, कन्वर्जेस एट एफ, क्लियर हो गया ये चीज।
तो ये फर्स्ट रे है, हम टोटल 4 रे कंसिडर करेंगे। तो ये हमारे 4 इंग्रेडिएंट्स होंगे, 4 रे को हम यूज करके क्या बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन। फिर इमेज फॉर्मेशन शुरू कैसे करते हैं वो देखेंगे, साथ साथ लिखते जाओ अभी। तो दीज आर ऑल्सो रे डायग्राम्स। और अभी हमने इमेज फॉर्मेशन के रे डायग्राम शुरू नहीं करे, अभी हम इमेज फॉर्मेशन के लिए जरूरत की चीजें क्या है उनको देख रहे हैं। ठीक है, पहली चीज ये आ गया, तो हम 4 रे कंसिडर करेंगे ऐसे। फिर रेज काम कैसे आएंगी इमेज फॉर्मेशन के लिए वो समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। हो गया यहाँ तक सबका। ये ढंग से थोड़ा सा अच्छा बना लो यार, इतना भी रफली बनाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्लास में सबको वही चाहिए, ठीक है। करें शुरू, क्योंकि रे के बिना तो तुम्हें गुजारा ही नहीं है। आयुष ढंग से रे बनाया करो, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड रे, रे पासिंग थ्रू फोकस। रे फोकस से पास कर रही है, तो पहले ये लाइन लिखो, फिर साथ में साथ साथ ही कॉनकेव मिरर बनाते हैं। रे पासिंग थ्रू फोकस, रे पासिंग थ्रू फोकस, रे फोकस से पास कर रही है। तो कैसे पास कर रही है रे फोकस से, देखो फोकस से रे ऐसे पास कर रही है, एग्जैक्ट फोकस पे जानी चाहिए। फोकस से रे पास करके मिरर से टकराई, टकराने का मतलब यहां से रिफ्लेक्शन चालू हो गया, ठीक है ना। रे पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मतलब टकराने के बाद। अगर पैरेलल रे, ध्यान से सुनो, मेरे को सुन लो ध्यान से, अगर पैरेलल रे फोकस पे जाती है, तो अगर फोकस से रे जा रही होगी तो वो पैरेलल बन जाएगी, क्योंकि रेज उल्टी काम करती है। ऐसा हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज उल्टे काम कर रहे थे कॉनकेव मिरर में। पैरेलल रे फोकस पे जा रही है, तो फोकस से जाती हुई रे पैरेलल बन जाएगी। किसके पैरेलल बन जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे बन जाएगी पैरेलल, ये देखो, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ आया। तो ये सेकेंड रे होगी, टोटल 4 रे कंसिडर करनी है हमने, जल्दी साथ साथ लिखते जाओ। ओके, थर्ड रे, थर्ड रे इज रे पासिंग थ्रू, रे पासिंग थ्रू सी, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पासिंग थ्रू सी, सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब रे पास करेगी तो कैसी बनेगी वो देखते हैं। ये हमारे आ गया प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये पॉइंट पोल है, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका डिस्टेंस कुछ रफली इस तरीके से ले लो कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस और साथ में फोकस और पोल का डिस्टेंस सेम दिखे। अभी हम रफली पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पहले रफली समझ लेते हैं, जितने रे टाइम प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हेयर इज, पहले समझ लो, लिख लेना बाद में, ध्यान से सुनो। सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी अगर रे पास कर रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिनोटेड एज द नॉर्मल ऑफ द मिरर, ऑफ स्फेरिकल मिरर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जा रही है वो रे नॉर्मल ऑफ स्फेरिकल मिरर होती है। पहले तो समझते हैं नॉर्मल था क्या, हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था। प्लेन मिरर में एक लाइन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, नहीं बोलते। और नॉर्मल कौन सी लाइन होती है मिरर के ऊपर, जो 90 डिग्री एंगल बनाती है मिरर के ऊपर, बनाती है। और नॉर्मल लाइन की हमें यह भी पता है कि कोई इंसिडेंट रे अगर टकराएगी मिरर पे और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, तो वो उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है, सेम एंगल पे, ताकि एंगल आई और एंगल आर इक्वल होता है। हमने पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पढ़े थे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन थे, दैट आर वैलिड, 2 पॉइंट्स थे ना, दोज आर वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ मिरर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन किसी भी टाइप ऑफ मिरर के लिए वैलिड है, चाहे वो प्लेन मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर का कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो स्फेरिकल मिरर का कॉन्वेक्स मिरर हो। 3 टाइप के मिरर पढ़ने वाले हम, है ना। तो वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का मेन पॉइंट, जो पहला पॉइंट है, वो तो सबके लिए सेम है। क्या है पॉइंट, कि इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, मतलब एक ही बोर्ड पे लाई करते हैं। तो तुम नॉर्मल सी बात करता हूँ, हमने प्लेन मिरर बनाया था, जितनी भी रेस थी, 3 रेस थी यहाँ पर, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे। ये बोर्ड से बाहर तो नहीं आ रही ना। तो ऐसी कोई भी मैं चीजें बना रहा हूँ अपने स्फेरिकल मिरर के लिए, वो 3D तो नहीं बन रहा, 2D बन रहा है। तो ये वाला लॉ इसमें वैलिड हो गया। अब पढ़ते कि इंसिडेंट रे कौन सी है फिर।
स्फेरिकल मिरर में इंसिडेंट रे कौन सी है, जो इंसिडेंट होती है मिरर पे वही इंसिडेंट रे है। तो अगर हमारी, तो मैं प्लेन मिरर में बताया था मैंने, अगर हमारी प्लेन मिरर में नॉर्मल जो है वो अगर लाइट नॉर्मल से ही जाए, ये बताया था मैंने तुम लोगों को कि अगर प्लेन मिरर पर लाइट नॉर्मल से ही जाए तो नॉर्मल से वहीं से रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। बताई थी ये चीज मैंने जब प्लेन मिरर पढ़ा था हमने, कि अगर नॉर्मल से एक रे जाती है प्लेन मिरर में तो वहीं से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है। इस केस में इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों जीरो होते हैं, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल भी यही है, इंसिडेंट रे भी यही है, तो दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया। तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल भी यही है, एंगल जीरो हो गया। ठीक है ना। तो वही सेम रूल यहां पर भी अप्लाई करेगा कि अगर कोई हमारी इंसिडेंट रे ट्रेवल कर रही होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज act as normal to the mirror, normal to spherical mirrors। दोनों स्फेरिकल मिरर मतलब यानी कॉन्केव मिरर का भी स्फेरिकल मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे होती है, और कॉन्वेक्स मिरर में भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे होती है वही हमारी नॉर्मल होती है। तो नॉर्मल में अगर कोई रे जा रही हो तो उसका एंगल क्या बनता है मिरर पे, 90 डिग्री। देखो बन रहा है, रफली भी चीजें बनाओगे तो अच्छे से बनाओ, एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर रे नॉर्मल से जाती है किसी भी मिरर में तो वैसे ही वहीं से वापस चली जाती है, पढ़ा था हमने। नॉर्मल पे जाएगा रे किसी भी मिरर में, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, तो रे वहीं से ही अपना पाथ रिट्रेस कर लेती है। तो लिखेंगे क्या, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद, टकराने के बाद, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, रिट्रेसेस इट्स पाथ मतलब अपने पाथ में वापस चली जाती है। रिट्रेसेस इट्स पाथ मतलब अपने ही पाथ में वापस चली जाती है। तो अगर मैं बताऊं तो यहां पर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा फिर, जीरो। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, जीरो, बिकॉज ये केस जो स्फेरिकल मिरर का बन रहा है ये सेम ये वाला केस है जो प्लेन मिरर में बन रहा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मुझे बाकी दोनों में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करनी चाहिए थी। क्यों, बिकॉज ये है तो केस मिरर का ही ना, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर भी सेम रहना चाहिए, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो लॉज और रिफ्लेक्शन होते हैं दोनों वो हर एक टाइप ऑफ मिरर के लिए वैलिड है। ठीक है ना। अगर मैं यहां पर, ये हमारी इंसिडेंट रे है, यस और नो, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। तो अगर मैं इंसिडेंट रे बना चुका हूं मिरर पे, रिफ्लेक्टेड रे बना चुका हूं, अगर मैं इंसिडेंट रे बना चुका हूं, यहां पर देखो प्लेन मिरर के अकॉर्डिंग समझते हैं ना साथ साथ, अगर मैं इंसिडेंट रे बना चुका हूं और रिफ्लेक्टेड रे भी बना चुका हूं अगर मैं, तो नॉर्मल इसके बीच में लाई करती है, पता है, वो भी परपेंडिकुलर। तो नॉर्मल इसके बीच में लाई करेगी, वो भी कहां से पास करेगी, नॉर्मल, नॉर्मल विल पास एट सी, बिकॉज नॉर्मल सी से बनती है स्फेरिकल मिरर के लिए। तो नॉर्मल विल पास थ्रू सी। तो नॉर्मल मैंने इस बार बना दी डॉटेड ताकि गंदा ना दिखे बस। अब ये इंसिडेंट रे है बिकॉज ये इंसिडेंट हो रही है मिरर पे, ये रिफ्लेक्टेड रे है बिकॉज ये रिफ्लेक्ट कर रही है मिरर से टकराने के बाद। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कौन सा बन गया, दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, जो सी से बात कर रही है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो तभी रे डायग्राम बोला था, तो हमारा रफली बना रहे हो तो थोड़ा ढंग का बनाओ, बिकॉज हमें चेंजेस करने पड़ सकते हैं आगे। ठीक है ना। अगर आयुष तुमने ये वाला फर्स्ट वाला अच्छे से बनाया था, दोबारा बना लो इसको, बना दिया। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट डायग्राम में पढ़ते हैं, अभी लिख लेना, मैं टाइम दे दूंगा लिखने का। नेक्स्ट डायग्राम में बढ़ते हैं। तो हमारी यहाँ पर इंसिडेंट, यहाँ पर हमारी नॉर्मल कौन सी रे है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जाती है नॉर्मल, और बीच में वो भी कहाँ से ट्रेवल करेगी, सी से। नॉर्मल विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, समझ आ गया। What is angle of incidence here? Angle of incidence is the angle between incident ray and normal, and angle of reflection is reflected ray and normal. दोनों तुम देखो ध्यान से इक्वल दिखाई दे रहे हैं, समझ आ गया। और थर्ड केस में हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जीरो बन रहा है, क्यों, बिकॉज नॉर्मल पे ही लाइट इंसिडेंट हो रही है और नॉर्मल से ही लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, जो एंगल जीरो बना रहा है। तो इसमें एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू जीरो है। बट इस केस में एंगल आई और आर की वैल्यू क्या है मुझे नहीं पता, बट इक्वल होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी ना, यहाँ पर भी इक्वल होगी। तो जो भी तुम्हें करना है, पहले तुम ये थर्ड वाला डायग्राम बनाओ, थर्ड वाला रे डायग्राम, उसको चेंजेस करना फर्स्ट सेकंड में। अब अगर तुम ये बना रहे हो तो एक चीज नोटिस कर लो, क्या नोटिस करना है हमें, कि जो भी रे या फिर लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है उसको हम नॉर्मल कहते हैं स्फेरिकल मिरर की।
तो यहाँ पर दो लाइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, एक तो जो मैंने बनाई है अभी नॉर्मल, और एक प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, उसका एंगल भी 90 डिग्री बन रहा है मिरर के साथ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी नॉर्मल हो सकती है, बट इस रे डायग्राम में वो वाली नॉर्मल यूज नहीं कर रहे हम। क्यों नहीं कर रहे? नॉर्मल एक ही लाइन होती है, बहुत सारी और लाइन हो सकती है, अगर मैंने एक प्लेन मिरर का केस बनाया और ये नॉर्मल बनाई, अगर मैं इंसिडेंट रे चेंज कर दूं तो रिफ्लेक्टेड रे भी चेंज हो जाएगी, तो नॉर्मल भी चेंज हो जाती है। तो मतलब एक मिरर पे बहुत सारी नॉर्मल बन सकती है, ऐसा नहीं है एक ही नॉर्मल होगी, बहुत सारी नॉर्मल बन सकती है। बस स्फेरिकल मिरर्स के लिए तुम्हें एक चीज लर्न करनी है, क्या कि जो भी नॉर्मल होती है वो सेंटर को विच से पास करेगी। तो एक तो मैंने पास करवा दी, और एक प्रिंसिपल एक्सिस जो ऑलरेडी पास कर रही है। तो अभी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस इस केस के लिए नॉर्मल एक्ट कर नहीं रही है। क्यों नहीं कर रही? बिकॉज इंसिडेंट हमने अलग जगह ले रखा है। अगर मैं इंसिडेंट पोल पे लेता, तब हमारी नॉर्मल जो बनती वो वही होती जो प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है ना? सेम केस यहां पर है, यहां पर भी एक नॉर्मल मैंने बनाई है और एक नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस से पास कर रही है। तो अगर इंसिडेंट रे यहां पर है तो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के बीच में होती है ना नॉर्मल हमेशा, तो ये वाली लाइन हमारी पीसी बीच में नहीं आ रही है। तो इस केस में पीसी नॉर्मल तो जरूर है, पर वो एक्ट नहीं कर रही इस रे डायग्राम के लिए। अब हमने टोटल पढ़ लिए 3 रेस। चौथी रे में हमारी जो पीसी यानी प्रिंसिपल एक्सिस भी नॉर्मल की तरह एक्ट करेगी। कैसे? देखो जल्दी से इसको चेंजेस करो। तो अब फोर्थ केस यानी फोर्थ रे 4 रे पढ़नी थी ना, मैंने बताया था 4 चीजें चाहिए राजमा चावल बनाने के लिए, तो 4 रे पढ़ ली। अब हम बनाते हैं राजमा चावल एक्चुअल वाले। मतलब हम क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बनाएंगे कॉनकेव मिरर की, जिसमें 4 रे काम आएगी। कैसे काम आती है वो भी बताऊंगा मैं। तो रे है रे फॉलिंग ऑन पोल, रे फॉलिंग ऑन पोल, पोल यानी पी पे फॉल कर रही है। तो रे डायग्राम रफली बना रहे हैं अभी हम। पोल का पॉइंट ये रहा, और रे पोल पे फॉल कर रही है। पोल पे फॉल कैसे करेगी रे? देखो ध्यान से, पोल पे ऐसे गई। अब इस केस के लिए हमारी प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली नॉर्मल एक्ट कर रही है। कैसे? अगर इंसिडेंट रे ये है तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरीके की बनेगी, तो बताया। और प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बिल्कुल बीच में आ रही है। तो इसका मतलब जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर रही है, दैट इज आल्सो नॉर्मल। और वो एंगल कौन सा बनाती है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। हाँ, 90 एंगल नॉर्मल बनाती है। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल रिस्पेक्टिवली। समझ आ गया? क्लियर है ये चीज? तो इसमें मैंने अलग से नॉर्मल नहीं बनाई, वो नॉर्मली हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। फोर्थ रे डायग्राम। ओके, आगे देखो। अब ये 4 रेज हमने पढ़ ली, आगे देखना। अब ये रेज कैसे काम आएगी इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर को समझने के लिए। ठीक है? तो केसेस हमने पढ़े हुए हैं 6 केसेस, वो हमने टेबल में समझ लेते हैं। उसी 6 केसेस को हम रे डायग्राम में बनाने वाले हैं। होता क्या है, हमें मिनिमम 2 रेस कंसिडर करनी होती है। रीजन क्या है? जैसे मैंने एक रे कंसिडर करी और वो रिफ्लेक्शन के बाद ऐसी बन गई, तो ये कौन सी रे थी? फोकस से पास होकर पैरेलल बन जाना। ठीक है? अब एक रे अगर मैं ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ पैरेलल, और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास कर गई, ऐसी कुछ हो जाती है ना? समझ आ गया ना? फोकस से पास करके मान लेते हैं। तो हमें 2 रेस क्यों चाहिए? तुम ध्यान से समझना, 2 रेस क्यों चाहिए? किसी भी इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने के लिए 2 लाइंस को इंटरसेक्ट करना पड़ता है एक पॉइंट पे, ये हमने पढ़ा हुआ मैथ्स में भी। तो यहां पर हम 2 रेस की बात इसलिए करते हैं बिकॉज हमें 2 रेस को इंटरसेक्ट करवाना है किसी एक पॉइंट पे। वो भी इंटरसेक्शन जो है वो इनिशियल के मतलब इंसिडेंट रे और इंसिडेंट रे के बीच में नहीं होती इंटरसेक्शन। होती तो वो भी है इंटरसेक्शन, ऐसा नहीं है वो नहीं होती। तुम खुद देखो, पहली रे ये है, दूसरी रे ये है, दोनों की इंसिडेंट रे आपस में टकरा रही है। और हम इंसिडेंट रे के टकराने को इमेज फॉर्मेशन नहीं कहते, हम रिफ्लेक्टेड रे के टकराने को इमेज फॉर्मेशन कहते हैं। तो दोनों की रिफ्लेक्टेड रे ये और ये जिस पॉइंट पे टकराती है वो हमें पॉइंट देता है इमेज का। तो 2 के अलावा अगर तुम तीसरी रे भी कंसिडर करते हो, बाई चांस कोई भी रे कंसिडर करते हैं, तो वो भी इसी पॉइंट पे ही टकराएगी। तो 2 मिनिमम की चाहिए बिकॉज 2 लाइन से ही एक इंटरसेक्शन पॉइंट निकलता है, कम से कम 2 होनी चाहिए लाइंस, है ना? वो भी किसका इंटरसेक्शन पॉइंट ले रहे हैं हम? इंसिडेंट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं ले रहे, वो भी टकरा रही होंगी वैसे तो। हम जब रेस रिफ्लेक्ट कर जाते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद का टकराने वाला पॉइंट ले रहे हैं, जो जब वो दोनों रेस या तीनों रेस इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं इमेज का पॉइंट। कैसे? ये देखो,
और एक और चीज, हम वो जो भी 2 रे या 3 रे कंसिडर करेंगे वो इन चारों रेज में से कोई 2 या कोई 3 रेज हो सकती है। वो रे सेम भी हो सकती है, जरूरी नहीं है तुम्हें यहाँ पर चारों अलग रे लेनी है। मतलब तुमने अगर एक रे ले ली तो दूसरी रे अलग होगी, जरूरी नहीं है। कभी कभी दोनों रे सेम भी हो जाती है। तो इन चारों में से कोई 2 रे कंसिडर करेंगे, कोई भी 2 रे, ठीक है, वो दोनों रे सेम भी हो सकती है, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन पहला, शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के रिगार्डिंग हमने सब कुछ पढ़ा। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। पहला केस क्या था? ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज लाइंग एट इंफिनिटी, समझ आ गया? ठीक है। अब तुम इसका टेबल निकाल लो, ड्रॉ करने से पहले टेबल निकालो। जो टेबल हमने बनाया था लास्ट क्लास में, ड्रॉ करने से पहले टेबल निकालना जरूरी है तुम्हारे लिए, ठीक है। टेबल से तुम रीड करोगे कि इसका इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। कैसी इमेज बनती थी? पॉइंट साइज इमेज बनती थी। कहाँ बनती थी? फोकस से बनती थी। साइज क्या था? हाईली डिमिनिश्ड, मतलब पॉइंट साइज। बिकॉज इन्फिनिटी की कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो उसके कंपैरिजन में जो इमेज का साइज है वो बहुत छोटा है, इसलिए हाईली डिमिनिश होता था। टेबल निकालो। लास्ट क्लास में टेबल लिखा था आपने, मिल गया सबको या नहीं मिला? आए थे लास्ट क्लास में? कहाँ चीजें चली जाती है, पीछे करो। ये तो कहीं और लिखा हुआ है, रोड की जगह नहीं बन रहे। एक कंप्लेंट जाएगी आज, बहुत हो गया तुम्हारा, ऐसे नहीं पास होने वाले टेंथ में। टेंथ में कोई बच्चा फेल नहीं होता, इतनी ईजी नहीं है, इतनी डिफिकल्ट नहीं है टेंथ। टेंथ बहुत ईजी होती है। तो मैं बताऊँ, 100 मार्क्स मैथ्स में कम से कम हजारों बच्चों के आए थे, हजारों बच्चों के। तो टेंथ कोई डिफिकल्ट नहीं है, बस बना रहे हो तुम डिफिकल्ट ना ढंग से पढ़ के। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी हम अभी रफली बना रहे हैं, तो एक कॉनकेव मिरर बनाया, साथ साथ बनाते हैं। पहले इतना लिख लो, टॉपिक लिखो, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा हुआ, ये लिखो। और कॉनकेव मिरर बनाओ, साथ में बनाओ प्रिंसिपल एक्सिस। अभी हम रफली बना रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में हम इसको फेयरली समझेंगे, यानी विद ज्योमेट्री वर्क समझेंगे। जल्दी से बनाओ, फिर अभी करते हैं कंसिडर कैसे आया, कैसा ऑब्जेक्ट है और कैसी इमेज बनेगी। ओके, देखो ध्यान से। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी मतलब ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो रेज आ रही है इन्फिनिटी से आ रही है, तो इन्फिनिटी से कोई भी रहेगी मोस्टली वो पैरेलल ही होगी। किसके पैरेलल होगी? प्रिंसिपल एक्सिस के, बिकॉज स्ट्रेट लाइन से आ रही है। दूर से कोई भी चीज अगर आए तो वो मोस्टली पैरेलल बनती है। किसके पैरेलल बन रही है? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहां से रे आई, मान लो नहीं पूरा सन है, सन से रे आ रही है, सन के ऊपर एक पॉइंट से रे ले ली, सन के नीचे पॉइंट से रे ले ली। तो यहाँ पर मैंने 2 रे कंसिडर करी है। कौन सी रे कंसिडर करी है? पहली रे है रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी रे भी रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही है। तो हमने ये रे कौन सी पढ़ी थी? रे कब पढ़ी थी? ये देखो, हमने ये रे जो पढ़ी थी हमारी फर्स्ट रे थी, क्या थी? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद वो कन्वर्ज करती है एफ एफ पे। तो दोनों रे हमने फर्स्ट रे ले ली, तो हमें कम से कम 2 रे चाहिए होती है, बताया था मैंने ये चीज। वो 2 रे इन चारों में से कोई भी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि वो दोनों रेस एक ही रे हो, ठीक है। क्योंकि हमें 2 रेस कम से कम इसलिए चाहिए बिकॉज दोनों रे टकरानी चाहिए। कब टकरानी चाहिए? रिफ्लेक्शन के बाद। तो अगर ये वाली रे टकरा देती है रिफ्लेक्शन के बाद, तो यहाँ बन रहा है, फोकस में जा रहा है। समझ आ गया? बनाओ इतना जल्दी से, साथ साथ, वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। अब ये वाली रे मतलब दूसरी रे टकराने के बाद कहाँ रिफ्लेक्ट करेगी? फोकस पे करेगी, बिकॉज सेम रे है। तो दोनों रे की रिफ्लेक्शन कौन सी है? पहली रे की रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, पहली रे की रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, और दूसरी रे की रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली। तो जब टकराने की बात कर रहे हैं हम, तो हम रिफ्लेक्टेड रे की टकराने की बात करते हैं, इंसिडेंट रे की टकराने की बात नहीं करते, ठीक है। ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पर टकरा रही है, कहां पर मीट कर रही है बताओ? एट एफ, फोकस पे मीट कर रही है। ये टकराने के बाद फोकस पे गई, ये टकराने के बाद फोकस पे गई, दोनों मीट करेगी फोकस पे। तो टकराने वाला पॉइंट क्या होगा? इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा हो गया? फोकस का, एट एफ। तो इमेज क्या बन रही है? फोकस पे। अब इमेज जो बन रही है वो बिल्कुल पॉइंट साइज जैसी है। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा सन था, हाईली एनलार्ज,
तो उसके कंपैरिजन में इमेज क्या बन रही है, पॉइंट साइज, तो इट इज हाईली डिमिनिश्ड। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हैं फिर हम यहाँ पर, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इमेज की प्रॉपर्टीज। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है, पहली बात करते हैं लोकेशन। लोकेशन यानी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, कहाँ फॉर्म हो रही है इमेज, एट एफ, एफ पे फॉर्म हो रही है। फिर हम बात करते हैं इमेज के साइज की, तो साइज किसके अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं हम, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पॉइंट साइज है उसका ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पॉइंट साइज, एंड पॉइंट साइज इज कॉल्ड हाईली डिमिनिश्ड, क्योंकि बहुत छोटी इमेज है एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। साइज का मतलब हम कंपैरिजन की बात करते हैं, डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका नेचर। नेचर यानी इमेज कहाँ पर फॉर्म कर रही है, इमेज रियल है या इन्वर्टेड है, या फिर वर्चुअल है या ऑब्जेक्ट है। तो इमेज यहाँ पर क्या होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, पढ़ाया था मैंने ये चीज, रियल इमेज एंड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। अब यहाँ पर कुछ बच्चों मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछते थे, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल इमेज का मतलब क्या है कि इमेज जो है वो पॉलिश के अंदर नहीं बन रही, पॉलिश के सामने बन रही है, सामने बन रही है, पॉलिश के अंदर तो नहीं बन रही, तो रियल इमेज तो समझ आ गया। अब कुछ बच्चे मुझसे पूछते थे इसके अंदर क्वेश्चन पहले कि सर इन्वर्टेड इमेज के बारे में कैसे पता लगा यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ पर तो इमेज पॉइंट साइज है, तो पॉइंट उल्टा हो या सीधा हो वो तो पॉइंट ही रहेगा। तो वाई वी आर कॉलिंग इट एज इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि देखो इन्वर्टेड इमेज का मैंने तुम्हें पहले भी मतलब समझाया था, अगर हमारी रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे टकराए, अगर हमारी रिफ्लेक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे टकराए तो इन्वर्टेड इमेज होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर टकराए तो इरेक्ट इमेज होती है सीधी। पर यहाँ पर तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर टकरा रही है, तो ये इन्वर्टेड भी हो सकती है, इरेक्ट भी हो सकती है। पर मोस्टली, मैं हर बार नहीं कह रहा, मोस्टली रियल इमेज जो होती है हमारी इन्वर्टेड होती है, क्योंकि जो हम 10th में पढ़ रहे हैं उसके अंदर सिर्फ तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है वो प्रिसाइज है, पढ़ा ज्यादा। रियल इमेज इन्वर्टेड है, इस पॉइंट को हम उल्टा सीधा कह ही नहीं सकते, बात सही है तुम्हारी, गलत नहीं है। पर रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, ये हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में। ठीक है, तो इसलिए ये केस इन्वर्टेड का है। इसमें हम ये भी नहीं कह सकते सन को हमने पॉइंट पर रख दिया वो पॉइंट उल्टा हो गया, वैसे होगा उल्टा ही है, पर हम प्रूव नहीं कर पा सकते इसको, है ना। तो ये इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना जरूरी है हर एक इमेज फॉर्मेशन के बाद। ठीक है, इसको जल्दी से अब हम नेक्स्ट केसेस पे बढ़ते हैं आगे। अब अगर ये सबका डायग्राम हो चुका है तो हम नेक्स्ट डायग्राम के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट केस हमारा है, अब ऑब्जेक्ट हमने ये दिखा था लास्ट क्लास में कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से धीरे धीरे पास जा रहा है, फिर ऑब्जेक्ट का जाएगा बियॉन्ड सी, फिर एट सी, और इमेज धीरे धीरे पीछे आ रही है, इमेज बनी है एफ पे तो इमेज धीरे धीरे पीछे बनेगी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट केस जो हमारा है वो है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस। अरे बना लो जल्दी से इतना। तो हमने बनाया सेकंड केस, ऑब्जेक्ट एट बियॉन्ड सी लेना है हमें, ये हमारा फोकस आ गया, ये हमारा सेंटर कर्वेचर आ गया, ये पोल आ गया। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट सी के पीछे है, ये है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट अगर मैंने सी के पीछे बनाया तो मैंने इस बार ऑब्जेक्ट बनाया एरो, तो इस एरो को तुम कंसिडर कर सकते हो ये एक लाइट है, ये एक लाइट मतलब ये कैंडल मान सकते हो, जिसमें ये बी पॉइंट हमारा कैंडल की बेस है और ए पॉइंट कैंडल की लाइट, कैंडल की क्या है, लाइट, फ्लेम, फ्लेम कह सकते हो उसको, है ना, फ्लेम पढ़ा था हमने बचपन में। तो रेज कहाँ से जाएगी, फ्लेम से आएगी या फिर बी से आएगी, कॉमन सेंस है, बिकॉज लाइट तो फ्लेम दे रहा है तो फ्लेम से रे आएगी। तो यहाँ पर हम दो रेस कंसिडर करते हैं, पहली रे मैं कंसिडर कर रहा हूँ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दो टकराने के बाद कहाँ मीट करती है, फोकस पे। थोड़ा ढंग से बनाना, रफली बन रहा है, रफली में अच्छा नहीं बनता वैसे, पर ट्राई करो, रफली बनाना सीखो अच्छे से। अब हमने पहली रे कंसिडर करी है पैरेलल फोकस, पैरेलल से फोकस। अब मैं जो दूसरी रे कंसिडर कर रहा हूँ वो होगी फोकस से पैरेलल, चेंज कर रहा हूँ मैं इस बार रे, इस बार मैं सेम रे कंसिडर नहीं कर रहा, दो अलग अलग रे ले रहा हूँ। जैसे पिछले केस में मैंने दोनों रे सेम ली थी, तो दूसरी रे जो हमारी कंसिडर कर रहा हूँ मैं अब इसके अंदर वो आ रही है फोकस से जाके पैरेलल, फोकस से जाके क्या बन रही है, पैरेलल। अब ये रे ध्यान से देखना, ये एक रे जा रही है और ये एक रे जा रही है, तुम बोलो सर ये मीट कर रही है, ध्यान से देखो, मीटिंग पॉइंट आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट होता है। ये एक रे आ रही है, ये एक रे आ रही है, ध्यान से देखो, ये जो हमारी रे है, ये वाली रे, ये जो हमारी ये वाली रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, यस और नो। और ये वाली रे किसकी है, पहले वाले की रिफ्लेक्टेड रे, ये रे किसकी, पहले वाले की रिफ्लेक्टेड रे। तो हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं देखते, हम दोनों की रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट देखते हैं, दोनों के रिफ्लेक्टेड रे का।
पहली रे की रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, ठीक है, दूसरी रे की रिफ्लेक्टेड रे है ये वाली, तो दोनों मीट कहाँ कर रही है, यहाँ मीट कर रही है, ये है हमारा मीटिंग पॉइंट। रिफ्लेक्टेड रे ऑफ फर्स्ट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ सेकंड रे, तो एरो बना देते हैं, ठीक है। अब ये जो मीटिंग पॉइंट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा है या फिर ऊपर आ रहा है, ये मीटिंग पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आ रहा है ऊपर आ रहा है, नीचे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, ऊपर। प्रिंसिपल एक्सिस दे रही, मीटिंग पॉइंट यानी इंटरसेक्शन पॉइंट इसके नीचे आ रहा है, तो नीचे क्या बनता है फिर, इन्वर्टेड इमेज बनती है, समझ आया ना। नीचे कौन सी इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज। तो उल्टी इमेज मतलब कैंडल उल्टी दिखाई दे रही है, और हमारी मिरर के अंदर बन रही है, मिरर के सामने बन रही है, बताओ आनिया, मिरर के अंदर बन रही है इमेज, मिरर के सामने बन रही है, तो रियल इमेज। अब समझ आ गया रियल का मतलब क्या है, इन्वर्टेड का मतलब क्या है। पेंसिल एक्सिस के नीचे बने तो इन्वर्टेड इमेज, ऊपर बने तो इरेक्ट इमेज यानी सीधी इमेज। इन्वर्टेड इमेज का मतलब क्या है, हमारा जो ए था वो नीचे आ चुका है तो वो बन गया ए डैश, हमारा जो बी था वो ऊपर आ चुका है वो बन गया बी डैश, ऐसे लिखते हैं इसको। कैंडल जो थी हमारी वो उल्टी दिखाई दे रही है इमेज पे, समझ आ गया। अब एक और चीज सुनो ध्यान से, मैंने क्या बताया था, जब भी मैंने तुम्हें रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में समझाया था फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने ये बताया था कि रियल इमेज हमारी स्क्रीन पे फॉर्म होती है और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है। तो हमारी इस डायग्राम में जो स्क्रीन होगी ना वो ये होगी, स्क्रीन, स्क्रीन यानी जहाँ पर इमेज फॉल रही है, तो इमेज कहाँ बनती है, स्क्रीन के ऊपर, तो इसका मतलब हमारी स्क्रीन कहाँ पर है, फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में। तो इमेज कहाँ बनी, लोकेशन क्या है इमेज का, फोकस और सेंटर कर्वेचर के बीच में, बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या है इसका, उसके अकॉर्डिंग हमें दिख तो सेम रहा है, वैसे ध्यान से देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इमेज का साइज हमें सेम दिखाई दे रहा है, पर होता नहीं है, अभी रफली बना रहे हैं हम, तो जब हम फेयर करके तब हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। फेयर बनाते कैसे वो हम ज्योमेट्री बॉक्स से सीखेंगे अगली क्लास में। पर ये जो साइज होता है ना हमारा इमेज का, ये ऑब्जेक्ट से छोटा होता है, अभी हमने देखा था टेबल में। तो इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन गई फिर यहाँ पर हमारी, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन गया, लोकेशन यानी इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या इमेज का, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में साइज है डिमिनिश्ड यानी छोटा साइज है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं है, छोटी छोटी से छोटी होती है इमेज ऑब्जेक्ट से यहाँ पर। और नेचर यानी इमेज कैसी है, इमेज रियल बन रही है बिकॉज वो मिरर के सामने बन रही है, और इमेज इन्वर्टेड बन रही है बिकॉज वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसलिए उल्टी इमेज बन रही है। सारा बनाओ, रेडान कंप्लीट करो। अब अगर मैं बात करता हूँ सीबीएसई यानी सीबीएसई पेपर में अगर कंसिडर करा जाए, तो अगर तुम एरोज नहीं बनाते, एक इंसिडेंट एक ही एरर बना दो कोई दिक्कत नहीं, बार बहुत सारे एरर की, इंसिडेंट रे का एक एरर होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड रे का एक एरर होना चाहिए, दूसरी इंसिडेंट रे का एक या दो एरर होने चाहिए, तुम्हारी मर्जी है, रिफ्लेक्टेड रे के एरर होने चाहिए। एरो ना बनाने के हाफ नंबर या 1 नंबर कटते हैं, डिडक्ट होते हैं इस रे डायग्राम में, समझ आई ये बात। मतलब अगर मैं 3 मार्क का देता हूँ रे डायग्राम, मैं बताता हूँ, ड्रॉ रे डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट फॉर कॉनकेव मिरर, ड्रॉ रे डायग्राम फॉर कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, तो तुमने बना दिया, एंड राइट इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो, लिख दी इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। एरो नहीं बनाया तो हाफ हाफ सबके एरो के करते रहेंगे, 3 मार्क का क्वेश्चन, 1.5 नंबर तो ऐसे कट गया, सब कुछ सही है फिर भी, समझ आ गया। अब थर्ड केस करते हैं, थर्ड केस वो है ऑब्जेक्ट एट सी। अब जब ऑब्जेक्ट सी पे है तो हमारी इमेज भी सी पे बनती थी, चेक करो तुम, इसमें चेक करना है, टेबल में चेक करो, ऑब्जेक्ट अगर सी पे आता है तो इमेज भी सी पे बनती है, देखो ध्यान से, इसको तो मैं बना रहा हूँ ना, ये केस ना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है हमेशा ही, ये केस ट्रिकी क्यों होता है, बिकॉज देखो पिछले केस में हमारा ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, और हमने पढ़ा हुआ जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होता है तो इमेज बनती है बिटवीन एफ एंड सी, तो हो सकता है तुम्हारी इमेज एफ और सी के बीच में यहाँ पर कहीं आ रही हो, ध्यान से देखो आयुष, सब बच्चे देखो, तुम्हारी इमेज हो सकता है एफ और सी के बीच में यहाँ कहीं आ रही हो, यहाँ कहीं आ रही हो, मेरी इमेज यहाँ पर आई, तो इमेज एक तरह से एफ और सी के बीच में लाई कर रही है ना, चाहे आगे लाई कर रही है एफ और सी के बीच में या पीछे लाई कर रही है तो वो एफ और सी के बीच में ही, समझ आई बात। बट इसके लिए तो हमें एग्जैक्टली एट पॉइंट सी चाहिए होता है ना, तो इस वाले रे डायग्राम में रफली रे डायग्राम बहुत मुश्किल से बनता है, क्यों, बिकॉज एग्जैक्टली सी पे आना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज एक ही पॉइंट पे लानी है हमें इमेज, पर आप फेयरली बनाओगे तो अपने आप बन ही जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करते कैसे है, इसमें मैं वही दोनों रे कंसिडर कर रहा हूँ, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कन्वर्जेस एट फोकस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस पे कन्वर्ट कर गई, पहले इतना बना लो, साथ साथ चलते हैं तभी समझ आएगा, जिसमें हमें एग्जैक्टली सी पे इमेज बननी चाहिए हमारी, रफली बनती मुश्किल है, साथ साथ बनाओ।
ये मैंने बी पॉइंट इसलिए लिया बिकॉज ये कैंडल का बेस हो गया और ए कैंडल का फ्लेम हो गया, और ये सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, इमेज भी वही बननी चाहिए। अब कैसे बनाते हैं, ये है हमारा इंसिडेंट रे किसका, मैंने अब कौन सी रे कंसिडर करी है, तो सेकंड रे डायग्राम में रेस कंसिडर की थी, वही सेम रेस कंसिडर कर रहा हूँ, पैरेलल टू फोकस, फोकस टू पैरेलल, ठीक है, दोनों सेम रे कंसिडर कर रहा हूँ, पैरेलल टू फोकस देन फोकस टू पैरेलल। अब फोकस पे गई इंसिडेंट रे, नाउ इट विल कम एज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे बनेगा, कहाँ बन रहा है हमारा, दोनों दोनों चीजें कहाँ पर कट कट करी, ठीक है, ऑलमोस्ट सी के नीचे है ना, तो ये हमारी नीचे बन रही है, तो ये ए डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। इस बार बी और बी डैश पॉइंट सेम ही है, बी और बी डैश पॉइंट सेम है, ए डैश यानी उल्टी इमेज बन गई, देखो सी पे बन रही है, ध्यान से देखो, समझ आ रहा है। तो अब लिखते हैं इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब इमेज कैसी और कहाँ फॉर्म हो रही है। हर एक रे डायग्राम में इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना जरूरी होता है, चाहे बोला जाए चाहे ना बोला जाए, जैसे एक इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है, चाहे बोला जाए चाहे ना बोला जाए, वैसे ही हर एक रे डायग्राम में तुम्हें इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखना जरूरी है। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, फर्स्ट लोकेशन यानी इमेज कहाँ फॉर्म हुई एट सी, सेकंड यानी साइज कैसा है इमेज का, अब इस बार जो साइज होता है इमेज का वो बिल्कुल सेम होता है जैसे ऑब्जेक्ट का, सेम एज ऑब्जेक्ट, साइज इमेज का बिल्कुल सेम है जैसे ऑब्जेक्ट का साइज है। थर्ड नेचर कैसा है इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड क्यों, बिकॉज वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, रियल क्यों, बिकॉज वो मिरर के सामने बन रही है, अंदर नहीं बन रही, समझ आ गया, क्लियर है ये चीज। अब मैं पहले तुम्हारा आंसर चेक करता हूँ, सब मुझे भेज दो, ऑनलाइन बच्चों को जल्दी भेज दो, व्हाट्सएप करो। ओके अब शुरू करते हैं थर्ड केस, फोर्थ केस यानी थर्ड केस तक हो गया, टोटल 6 केसेस है हमारे। 6 केसेस बनते क्यों, ऐसा नहीं कि हमें बोल दिया कि हमने 6 केसेस बना लिया, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। 6 केसेस इसलिए कंसिडर किए जा रहे हैं बिकॉज हर एक केस में हमारी इमेज अलग बन रही है। बाई चांस ध्यान से देखो बोर्ड पे, अगर मेरी बियॉन्ड सी की ऑब्जेक्ट अगर मैंने बियॉन्ड सी रखा होता, ऑब्जेक्ट अगर मैंने बियॉन्ड सी रखा होता और इमेज हमारी बियॉन्ड सी की कहां बन रही थी, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम ऑब्जेक्ट आगे बढ़ाते एट सी भी लेके जाते, तब भी अगर हमारी इमेज एफ और सी के बीच में बन रही होती तो उसको मैं अलग केस ना कहता। अलग केस तब कहा जाता है जब इमेज की पोजीशन चेंज हो रही है, पहले इमेज की पोजीशन थी एफ और सी के बीच में बियॉन्ड सी वाले केस में, अब इस केस में इमेज की पोजीशन एट सी पे आ गया, ओके करो ध्यान से। अब नेक्स्ट केस क्यों कंसीडर कर रहे हैं, बिकॉज नेक्स्ट केस में इमेज की पोजीशन फिर चेंज हो रही है, अगर इमेज की पोजीशन चेंज ना होती तो हमारे केसेस भी कम होते, पर चेंज हो रही है तो इसलिए केसेस ज्यादा है। अब फोर्थ केस, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था तो इमेज बन रही थी एफ और सी के बीच में, अब ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में तो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी, देखो ऐसे ही होता है ना, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है एफ और सी के बीच में, इमेज पीछे जा रही है धीरे धीरे, तो इमेज बन रही है एफ और सी के, नहीं बियॉन्ड सी। रफली बनाना है, कॉनकेव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी, ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, क्लियर है ये चीज। इमेज कैसी बननी चाहिए, बियॉन्ड सी, इंसिडेंट रे, फोकस, ठीक है। तो हम सेम रे कंसीडर कर रहे हैं, यहां पर भी हमने 3 रे डायग्राम में सेम रे कंसीडर करी है, कौन सी पैरेलल, फोकस, फोकस पैरेलल। तुम और रे और बाकी रे भी कंसीडर कर सकते हो, उससे आंसर ऐसा नहीं है नहीं आएगा, उससे आंसर भी आएगा, तो वो भी हम कंसीडर करके देख लेंगे आगे की क्लासेस में। फोकस से जाती है, फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, थोड़ा गलत बन गया इस बार, रफली प्रॉपर्ली जाएगा भी नहीं। बन नहीं पा रही, ठीक है, कहाँ बन गई इमेज, और इमेज इस बार बड़ी हो जाती है ऑब्जेक्ट से भी। ये बी मैंने क्या लिखा है, कैंडल का बेस, और ये ए डैश हो गया और ये बी डैश हो गया, क्योंकि इमेज उल्टी बन गई इसलिए हमने ए डैश बी डैश कर दिया, ठीक है।
पॉइंट्स, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुई? लोकेशन, कहाँ बन रही है इमेज? बियॉन्ड सी। साइज कैसा है इमेज का? एन लार्ज, बड़ा साइज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। नेचर वही सेम, रियल एंड इन्वर्टेड। कंप्लीट करो इसको। तो अभी क्या करना है तुम लोगों को जो यहाँ बैठे हैं, ऑनलाइन वाले तो चले जाएंगे, तुम्हें ये चारों डेटा आइटम दोबारा प्रैक्टिस करनी है अभी। रफली करोगे पर अभी करनी है, और दोबारा ये सेम चीज़ लिखनी है। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स तुम्हें भी ये चीज़ करनी है एज अ होमवर्क, मुझे चेक करके करवाओगे भेज कर ऐसी ऑनलाइन, ठीक है? तो ये लिख लो पहले, 4 केसेस है, दोबारा करो फिर क्लास ओवर हुए।